हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एंड ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैंने आप लोगों के लिए वर्णन किया था तनुभाव फलम का, यानी फर्स्ट होम में कौन सा ग्रह किस स्थिति में हो, कैसा हो, फर्स्ट होम का मालिक कहाँ किस घर में बैठा हो तो क्या शुभ अशुभ फल देता है। इस विषय में मैंने विस्तार से आप लोगों के साथ वर्णन किया था। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए वर्णन करने वाला हूं सेकंड होम के फल के विषय में। अगर धन भाव का मालिक किस घर में बैठा हो, किस ग्रह के साथ हो तो किस तरह का फल देता है, क्योंकि इस घर से नेत्र और धन और मारकत्व के विषय में विचार किया जाता है। तो इसलिए मैं इस विषय को, और इस विषय को मैंने ही नहीं, पराशर ऋषि ने भी बड़ी गंभीरता से उठाई है और लगभग 18 से 19 श्लोकों में इस घर के विषय में बड़ा विस्तृत विवेचन किया है। तो मित्रों, आज मैं भी इस विषय को स्पष्ट रूप से और वृहत रूप से आप लोगों के सम्मुख वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। तो आप लोग, थोड़ा वीडियो शायद लंबा हो सकता है, उसका कारण यह है कि 18 श्लोक हैं। अगर 18 श्लोक को हम एक एक मिनट में भी वर्णन करेंगे तो भी लगभग 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग थोड़ा धैर्य और गंभीरता से इस विषय को सुने ताकि आपके समझ में पूरी तरह आ जाए। तो उसके पहले मैं बतला दूं, आप लोग प्लीज मेरे एस्ट्रो क्लासेस के ऑफिशियल फेसबुक के पेज facebook.com/astro classes, लास्ट में डबल एस है, इस पेज को आप लाइक करें, हमारे आर्टिकल्स को लाइक करें, उस पर कमेंट करके बताएं वो आपको कैसा लगा, उसको शेयर करें, और ट्विटर पे आप हमें फॉलो करें @astro classes, और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका रीजन यह है कि अगर आप यूट्यूब के चैनल को मेरे सब्सक्राइब करते हैं तो उससे आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे और डेली नए नए जानकारियों से भरपूर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज विजिट माय वेबसाइट www.astroclasses.com एंड blogspot.com, astroclasses.blogspot.com। एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस है। अगर आप इसको टाइप करेंगे तो भी ये astroclasses.tk ही खुलेगा, तो आप astroclasses.tk भी खोल सकते हैं डायरेक्टली। एंड सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु एंड वैदिक समाधान के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे 6905221111, एंड व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और आप अपॉइंटमेंट के लिए, किसी भी तरह के सलाह लेने के लिए, आप हमें मिलने की तिथि निश्चित करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे बातें कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का हमारा जो प्रकरण है वो धन भाव से संबंधित है। चलिए आज हम उधर आप लोगों को लेकर के चलते हैं, क्योंकि बातें तो होती रहेंगी, ये समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन आज मैं आप लोगों को पराशर ऋषि के उन सूत्रों की ओर लेकर के चलता हूं जो जीवन के लिए, हर जातक के जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों, शुक्रेण युक्तो यदि नेत्रनाथः शुक्रस्य स्वच्चांश गृहे गतो वा संबंधवान स्याद यदि देहपेन नेत्रम विधत्ते विपरीत भावम। मित्रों, यदि नेत्रनाथ धन भाव का मालिक शुक्र से युक्त हो और शुक्र अपने घर में अथवा अपने उच्च राशि में गया हुआ हो, बैठा हुआ हो, तो कहते हैं कि अगर ऐसे शुक्र का
नवमे लग्नेश से भी संबंध हो, देह पेनम, देह भाव का मालिक, फर्स्ट होम का मालिक जो अगर है, उसके साथ इसका अगर संबंध हो तो नेत्रम विधत्ते विपरीत भावम मित्रों, उस व्यक्ति के नेत्र यानी तिरछा देखने वाला होता है, टेढ़े होते हैं। हाँ जी, ऐसे व्यक्ति काना हो सकते हैं अगर ऐसी स्थिति हो तो। कैसी स्थिति हो? शुक्रेण युक्तो यदि नेत्रनाथ, अगर दूसरे घर का मालिक शुक्र के साथ हो, शुक्र अपनी राशि में अथवा अपने उच्च राशि में हो, और अगर लग्नेश से उसका संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति लगभग काना होता है। हाँ जी, पाराशर इसी दूसरे अपने सूत्र में कहते हैं कि तत्र स्थितो चंद्र रवि निशांधम जात्यंधताम नेत्रपदेह पारकाः पैत्रक्षणाथेन युतास्तदान्ध्यम कुर्वन्ति मात्रादि फलम तदेदृक्। हो सकता है कि इस जातक के माता पिता भी अंधे हों, क्योंकि सूर्य और चंद्र यदि लग्नेश से युक्त होकर किसी दुष्ट स्थान में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति जात्यंधताम, अंधा होता है लगभग। और अगर ऐसी स्थिति अगर पिता के स्वामी के साथ भी हो, पैतृक्षणाथेन युक्तस, है ना, ऐसी स्थिति अगर पिता के घर यानी 10th होम के साथ भी बन रहा हो या उसके मालिक के साथ बन रहा हो तो पूरा उम्मीद है कि उसका पिता भी अंधा होगा। हाँ, तो चलिए तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यान से समझें तो हमें भी आनंद आएगा, और जब तक आप कमेंट करके कुछ नहीं बताएंगे तो हमें वो बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए आप इस विषय को अगर सुन रहे हैं तो आप उस पर कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। मित्रों, तीसरे श्लोक में कहते हैं कि दोष कृन न च सर्वत्र स्वच्छ स्वर्क्ष गतो ग्रह खड़ादी त्रय संस्थश्चेत तदा स्यात् दोषकृत शुभः। कहते हैं कि यदि कोई ऐसा ग्रह जो दुष्ट फल देने वाला हो, कोई पाप ग्रह, वो अगर अपनी उच्च राशि में अथवा अपनी राशि में बैठा हो, ऐसा ग्रह दुष्ट फल देने वाला कोई पापी ग्रह अपने घर में अथवा अपने उच्च के घर में बैठा हो तो ऐसा ग्रह अशुभ फल नहीं देता है। लेकिन यदि ये खड़ादी त्रय संस्थस्थस, है ना, यदि ऐसे ग्रह तीनों त्रिखट भावों में बैठे हों तो ये अशुभ फल अवश्य ही देते हैं। तो मित्रों, चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं कि वागीश वाग्गृहाधीशो खड़ादी त्रय संस्थितो मूकताम कुरुतेप्येवं पितृमात्र गृहाधिपा। यहाँ भी वही बात है, अगर माता पिता के घर में चौथे या 10वें घर में भी ऐसी स्थिति बन रही हो। कैसी स्थिति? तो कहते हैं कि गुरु और द्वितीयेश, है ना, अगर खड़ादी त्रय संस्थित हो, अगर तीनों त्रिखट भाव, कौन कौन सा त्रिखट भाव होता है जैसा कि आप जानते हैं, 6ठे 8वें और 12वें, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर दूसरे भाव का मालिक और गुरु ये 6ठे 8वें और 12वें घर में बैठे हों तो जातक निश्चित रूप से मूकताम कुरुते, इनको गूंगा बना देता है ऐसा योग। तो ऐसा उम्मीद है पूरा कि ऐसा व्यक्ति गूंगा होगा। अगर कोई भी थोड़ा भी शुभ ग्रह से युक्त हो कहीं से या दृष्टि भी हो तो फिर भी हल्का कर बोलने वाला तो जरूर होगा, और नहीं तो पूरी तरह गूंगा होगा। और अगर ऐसा ही योग पितृमात्र गृहाधिपः उनके साथ भी बन रहा हो तो उनको भी ये ऐसा ही कर देता है।
उन्हें भी गूंगा ही कहना चाहिए, ऐसा पाराशर ऋषि स्पष्ट रूप से कहते हैं। अप्येवं पितृमात्र गृहाधिपाः। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि विद्याधिपो जीव बुधाव विद्याम अरित्रयस्थौ कुरुतेथ तौचित केंद्र त्रिकोणस्थ गृहोच्च संस्थौ प्रयच्छताम द्रागनवद्य विद्याम। कहते हैं कि सब व्यक्ति महामूर्ख होता है, इसको विद्या नाम की कोई चीज नहीं, सुझबुध नाम की कोई चीज नहीं होती है। कैसा व्यक्ति? बुध गुरु और द्वितीय विद्याधिप अर्थात हाँ गुरु, गुरु बुध और गुरु बुध और द्वितीय, ये अगर तीनों ग्रह अरित्रयस्थ हो, तीनों अरिष्ट कारक भावों में अर्थात छठा, आठवां और 12वां, इन तीनों में बैठे हों तो जातक महामूर्ख होता है। हाँ, यदि ये केंद्र त्रिकोण में अथवा अपने घर में अथवा उच्च स्थिति उच्च घर में बैठे हों, अपने उच्च राशियों के घरों में बैठे हों, तो ये जल्दी विद्वान भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नेचुरली विद्वान होता है और बड़ा तेजस्वी भी होता है, लेकिन ये महामूर्ख होता है यदि ऐसी स्थिति हो तो जीव यानी गुरु बुध और दूसरे घर का मालिक ये तीनों घरों में से किसी में बैठे हों। तीसरे घर अर्थात तीनों प्रकार के जो अरिष्ट भाव होते हैं, यानी छठा, आठवां और 12वां, इन तीनों में से किसी भी घर में अगर बैठे हों तो ये जातक निश्चित रूप से महामूर्ख होता है। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा डिस्टरबेंस तो होता ही रहता है, फिर भी कहते हैं अगले श्लोक में पाराशर ऋषि कि धनाधिपो गुरुर्यस्य धनराशि स्थितो यदि भौमेन सहितो वापि धनवान स भवे नरः। ऐसा योग हो कुंडली में तो व्यक्ति अतुलनीय धनवान होता है। कैसा? कि धनाधिपो गुरुर्यस्य धनराशि स्थितो यदि, कहते हैं कि धनेश और गुरु ये दोनों अगर भौमेन सहितो, है ना, मंगल के साथ अगर दूसरे घर में बैठे हों, धनराशि स्थित हो यदि, है ना, दूसरे घर में यदि बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अतुलनीय धनवान होता है। अब तो आप समझ गए होंगे। अब इससे इजीली और मैं क्या समझा सकता हूं और आप लोग समझ सकते हैं। अगर इस विषय को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। मैं तो बोलने के लिए अगर बार बार एक ही विषय बोलूं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि जल्दी भी बोल दूं और गूढ़ बात भी बोल दूं। तो चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं धने से लाभ राशिस्थे लाभे सेवा धनम गते ताऊ भव केंद्र राशिस्थो धनवान सब भवे नरः। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी बहुत धनवान होता है। कैसा? धने से लाभ राशिस्थे, धनेश यानी दूसरे भाव का मालिक अगर 11वें भाव में बैठा हो, लाभे सेवा धनम गते अथवा 11वें भाव का मालिक दूसरे भाव में गया हो, तो कहते हैं कि तावु भव केंद्र राशिस्थो, हाँ, अथवा ये दोनों धनेश और लाभेश यदि किसी केंद्र में बैठे हों तो ये जातक अतुलनीय धनवान होता है। हाँ जी। अगले श्लोक में कहते हैं कि धने से केंद्र राशिस्थे लाभे से तत्रिकोणगे गुरु शुक्र युते दृष्टे धन लाभ मुदीरयेत। अतुलनीय धन लाभ ऐसे व्यक्ति को होता है। कैसे व्यक्ति को? धने से केंद्र राशिस्थे, जिसका दूसरे भाव का मालिक किसी केंद्र में बैठा हो, और लाभे से त्रिकोणगे 11वें भाव का मालिक किसी त्रिकोण में बैठा हो। गुरु शुक्र यदि साथ में हो अथवा दृष्टि संयोग बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति को अतुलनीय धन लाभ होता है। अब अगले श्लोक को देख लेते हैं।
कि वित्ते से रिपु भावस्थे लाभे से तदगते यदि वित्त लाभो पाप युक्तो दृष्टो निर्धन एव सह, ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है। कैसा व्यक्ति? वित्ते से रिपु भावस्थे, हाँ, अगर धन भाव का मालिक धनेश, लाभेश, वित्ते से और लाभे से, तदगते कहाँ? रिपु भावस्थे, छठे भाव में अगर हों, अथवा हाँ पाप युक्तो दृष्टो, किसी पाप ग्रह से युक्त हों अथवा उनसे दृष्ट हों, तो ऐसे व्यक्ति को अत्यंत निर्धन कहना चाहिए। अर्थात ऐसा व्यक्ति अत्यंत निर्धन होता है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि वित्त लाभाधिपौदुस्थो पाप के खेचर समझुतो जन्म प्रभृत्ति दारिद्र्यम भिक्षान्नम लभते नरह। कहते हैं कि वित्त लाभ अधिपो, यानी दूसरे और 11वें भाव का मालिक किसी दुष्ट स्थान में बैठे हों, है ना। किसी दुष्ट स्थान का मतलब छठे, 8वें और 12वें, तो ऐसा व्यक्ति को भिक्षा से ही गुजारा होता है। ऐसा जिस कुंडली में योग हो ना, ये समझना ऐसे व्यक्ति का भिक्षा से ही गुजारा होने वाला है। ये जन्म प्रवृत्ति दारिद्र्यम, जन्मना दारिद्र्य होता है। कहते हैं अगले श्लोक में कि षष्ठाष्टम व्ययस्थो चेद धन लाभाधिपो यदि लाभे कुछ धनेरा हो राजदंडाद धनक्षय। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सरकारी दंड मिलने के कारण ऐसा व्यक्ति के केस आदि लड़ने में इसका सारा धन बर्बाद हो जाता है, जेल यात्रा में इनलीगल चीज़ों में फंस करके। कैसा व्यक्ति छठे, 8वें और 12वें घर में यदि धन लाभ अधिपो स्थितो, है ना, यदि दूसरे घर का और 11वें घर का मालिक छठे, 8वें और 12वें घर में बैठा हो, लाभे कुछ धनेरा हो, यानी 11वें भाव में मंगल और दूसरे भाव में राहु बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का सारा धन जो है वो राजदंड से, राजा से सरकारी दंड मिलने के कारण क्षय हो जाता है। अब देखिए ये और एक श्लोक में स्पष्ट रूप से कहते हैं, लाभे जीवे धने शुक्रे तदी से शुभ संयुते व्यये शुभ ग्रह युते धर्म मूलात धन क्षय। कभी कभी लोग धर्मांध हो जाते हैं, धर्मांध हो जाते हैं, यानी किसी ऐसे पाखंडी के चक्कर में पड़ करके और उसके कथनानुसार अपने सारे धन को बर्बाद करने लगते हैं। कैसे व्यक्ति, उसका भी योग बतलाते हुए कहते हैं कि ऐसी स्थिति अगर कुंडली में हो तो व्यक्ति धर्मांध हो जाता है और अपना सारा धन व्यय कर देता है। कैसा व्यक्ति? लाभे जीवे, अगर 11वें भाव में गुरु हो और दूसरे भाव में धने शुक्रे, दूसरे भाव में शुक्र बैठा हो, तदी से शुभ समझुते, और धनेश तद ईसह, अर्थात दूसरे घर का मालिक जो होता है वो अगर किसी शुभ ग्रह से संयुक्त हो, व्यय शुभ ग्रह युते, अगर 12वें भाव में कोई अत्यंत शुभ ग्रह बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धर्मांध हो जाता है और किसी ऐसे पाखंडी के चक्कर में पड़कर अपना सारा धन गंवा देता है। कुटुंब रासेधिपः स सौम्ये केंद्र त्रिकोणे च सुहृद गृहे वा सौम्यर्क्षयुक्तो यदियात पुण्यः कुटुंब संरक्षण वाग विभूतः। क्या बात है! ऐसा व्यक्ति हो तो समाज में वो सम्माननीय होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। कहते हैं कि दूसरे भाव का मालिक कुटुंब रासेधिपः स सौम्ये, कहते हैं कि अगर दूसरे भाव का मालिक किसी शुभ ग्रह से युक्त हो तथा केंद्र या त्रिकोण में अथवा किसी अपने मित्र के घर में बैठा हो, और आगे कहते हैं कि अपनी सौम्यर्क्ष युक्त हो, किसी सौम्य घर ग्रह से युक्त हो,
तो ऐसा व्यक्ति जात पुण्य, ये पुण्यवान होता है, पुण्यात्मा होता है, और कहते हैं कि अपने कुटुंब की रक्षा करने वाला होता है। अगले श्लोक में कहते हैं मित्रों पराशर ऋषि कि कुटुंबनाथे परमोच्च युक्ते देवेंद्र पूज्ये च समीक्षते वा तथा विधे तद भवने भी जातः सहस्त्र रक्षो भुवन प्रतापी। ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रतापी होता है। कैसा व्यक्ति? दूसरे घर का मालिक, अपने उच्च में हो। हाँ, कहते हैं कि और देवेंद्र पूज्य अर्थात देव गुरु बृहस्पति जो है उसे देख रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रतापी और सहस्त्र रक्षो Z+ सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति होता है। अब आप समझ सकते हैं कितना ये महत्वपूर्ण योग है। हाँ, और भुवन प्रतापी, त्रिभुवन में वो प्रतापी व्यक्तियों में वो तीनों लोकों में गिना जाता है। हाँ, बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो बहुत ऊंचे ओहदे पे बैठ करके भी अपने जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाते, और बहुत ऐसे नेता हैं कि बहुत कम समय में देश विदेश और हर जगह लोग उसका सम्मान और नाम लेते हैं। तो ये योग जो है वहाँ पे कारगर होता है। हाँ, कौन से ग्रह के योग से ऐसा होता है? तो कहते हैं कि कुटुंबनाथे परमोच्च युक्ते, अगर दूसरे घर का मालिक अपने उच्च स्थिति में हो, अपने उच्च घर में हो, और देवेंद्र पूज्ये च समीक्षते वा, देव गुरु बृहस्पति उसको देख रहा हो, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति तथा विधे तद भवने भी जाता सहस्त्र रक्षो भुवन प्रतापी, ऐसे व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी प्राप्त होती है, सहस्रों रक्षक होते हैं और त्रिभुवन में बड़ा नाम वाला, बड़ा प्रतापी होता है। तन्नाथे भृगुणा बुधेन सहिते पारावतान से तथा स्वचे चाथ सुहृद गृहे धनपतौ स्वस्थान कोलाहल। क्या बात है! कहते हैं पराशर ऋषि कि तन्नाथे भृगुणा बुधेन सहिते, कहते हैं कि दूसरे घर का जो मालिक है वो बुध और शुक्र के सहित किसी पारावतांश में हो, अर्थात किसी नवमांश जैसी स्थिति बन रही हो, तो अपने उच्च का या फिर स्वच्छ या फिर सुहृद गृह किसी अपने मित्र के घर में हो, तो धनपतौ अत्यंत धनी होता है, प्रसिद्ध धनी होता है। कुटुंब राशि स्थपतौ यदि स्यात् भृगौ बुधे तादृश भावनाथे स्वच्छे सुहृद क्षेत्र गते अथवा स्यात् परोपकारी जनरक्षक स्यात्। ऐसा व्यक्ति तो सच में आदरणीय होता है, लेकिन ये जो योग है ना, ये योग जिस व्यक्ति की कुंडली में हो, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही देखने में चाहे जैसा भी लगे पर वो परोपकारी होता ही है। तो आइए इस विषय को देखते हैं कि कुटुंब राशि स्थपतौ यदि स्यात्। हाँ, कहते हैं कि अपने दूसरे घर का जो मालिक है वो अगर भृगु के साथ हो यानी शुक्र के साथ हो और बुध भी साथ में हो, तादृश भावना थे, वो कहीं अपने घर में अपने उच्च में, भावनाथ अर्थात अपने उच्च में हो, अथवा स्वच्छ सुहृद क्षेत्र गते, अथवा हाँ अपने किसी मित्र के घर में बैठा हो या अपने उच्च में हो, तो परोपकारी स्यात् एवंच जनरक्षक स्यात्। हाँ, वह परोपकारी होता है और लोगों की रक्षा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो मित्रों, कहते हैं पराशर ऋषि अगले अपने श्लोक में कि नेत्रे से बल संयुक्ते शोभनाक्षो भवेन नरः षष्ठाष्टमव्यये युक्ते नेत्रे वैकल्यमादि से। तो ऐसा व्यक्ति अंधा होता है। हाँ जी, कैसा?
दूसरे घर का मालिक बलवान हो, शोभन अक्षः कहते हैं कि सुंदर नेत्रों वाला होता है। हाँ, अगर नेत्रेश बलवान हो यानी दूसरे घर का मालिक बलवान हो तो शोभनाक्षो सुंदर नेत्र वाला भवेन्नर होता है। लेकिन षष्ठ, अष्टम और व्यय अर्थात छठे, आठवें और 12वें घर से युक्त हो, अथवा उसमें बैठा हो, अथवा उसके भावनाथ के साथ संबंध हो, तो ऐसा व्यक्ति अंधा हो सकता है, अथवा आंखों में कोई बहुत बड़ा रोग हो सकता है। कहते हैं अंतिम श्लोक में, धन भाव के फल के अंतिम श्लोक में कहते हैं पाराशर ऋषि कि धने से पाप संयुक्ते धने पाप समन्विते असत्यवादी पिसुनः पवन व्याधि संयुतः। वात रोग से पीड़ित होता है, असत्यवादी होता है, पिसुन अर्थात अत्यंत कंजूस होता है। कैसा? धने से पाप संयुक्ते, धने पाप समन्विते, अर्थात धनेश किसी पाप ग्रह से युक्त हो। धने से पाप संयुक्ते, किसी पाप ग्रह से युक्त हो, अथवा धने पाप समन्विते, अथवा दूसरे घर में कोई महापापी ग्रह बैठा हो। तो जातक असत्यवादी पक्का झूठा होता है, और पिसुनः पक्का कंजूस होता है, तथा वात रोग से पीड़ित होता है, पवन व्याधि संयुतः। तो मित्रों, आज का ये प्रसंग यहाँ पूर्ण हुआ। कल मैं आप लोगों के लिए अगला प्रकरण अपना लेकर के आऊँगा, जिसमें होगा सहज भाव फलम, यानी तीसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा हो, अथवा तीसरे घर का मालिक किस ग्रह के साथ कहाँ बैठा हो तो क्या फल देता है, शुभ अथवा अशुभ। इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को देखते रहें। हमारे बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा के ऑफिशियल फेसबुक के पेज को लाइक करें, और ट्विटर हैंडल पे हमें फॉलो करें। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और आपको क्या जानना है। एंड हमारे वेबसाइट पे जाएं, और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो कॉल फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड एनी सजेशन, सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु etc. My number is 8690522211. So thanks, bye and take care.